वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही बारीकी के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, यानी कि प्रथम सेमेस्टर में हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को मैंने समाहित किया है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। हिंदी में अगर इसी को कहें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको परेशान अब नहीं होना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अर्थशास्त्र बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, कैसे समझेंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है। तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पेपर देने जा रहे हैं, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में पेपर देने जा रहे हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पेपर देने जा रहे हैं, या उससे एफिलेटेड किसी कॉलेज में जा रहे हैं आप इन सभी विश्वविद्यालय से। इसके अलावा जिन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव नहीं होती हैं, यानी लिखित परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिन विश्वविद्यालय का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए, चूंकि सिलेबस सेम है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत, बीए प्रथम सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के सिलेबस में पढ़ना होता है। आइए उसी के मॉडल पेपर पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सभी प्रश्न करने होते खंड आ से 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 10 क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। पहला प्रश्न है, रॉबिन्स की परिभाषा दीजिए। रॉबिन्स एक विद्वान है, उन्होंने क्या परिभाषा दी थी? किसकी परिभाषा की बात हो रही है यहाँ पर? अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात हो रही है। यानी रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या बात कही, यही प्रश्न आपसे पूछा गया। तो रॉबिन्स महोदय ने कहा कि अर्थशास्त्र जो होता है वह विज्ञान होता है जो क्या करता है, जो कि लक्ष्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधन जो होते हैं उन्हीं के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसके रूप में? परस्पर संबंधों के रूप में। किसके परस्पर संबंधों के रूप में? किसके? वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले जो सीमित साधन होते हैं उन्हीं के बीच में जो संबंध होता है, उन्हीं संबंधों के रूप में जो मनुष्य का बिहेवियर होता है, मानव का व्यवहार होता है, उसी का अध्ययन कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। ये बात किसने बताई? प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताई। प्रोफेसर रॉबिन्स की अगर बात करें तो इन्होंने परिभाषा दे दिया, लेकिन इनकी परिभाषा से कुछ फैक्ट हमने निकाला है। जैसे कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को पढ़ने के बाद में हम यह कह सकते हैं, क्या कह सके थे भैया? पहली बात हम ही कह सकी थे कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती वो अनंत होती, और जितना इच्छा होती मनुष्य के असीमित होती, कोनो दायरा नाई होते इच्छा के। आज हम साइकिल सोचे थे पैदल चले तो सोचे थे साइकिल मिल जाए चले का, साइकिल खरीद लिहन तो सोचे थे मोटरसाइकिल मिल जात, मोटरसाइकिल हो गए तब पता लगा था कि 4 चक्का लिया चाहिए। अच्छा, 4 चक्कों में अगर ले लिहन तो कोनो छोट कार है तो बड़ी कार चाहिए। फिर ऐसे ऐसे कह फिर एक दिन जब यहू सबसे कचाई जाबो, तब का हुआ था कि अब एक ठो बढ़िया सा अपन एरोप्लेन या जेट जोन हुआ है पर्सनल वो हुए चाहिए। तो क्या होता है? इच्छा असीमित है। मनुष्य जोन है अनंत इच्छाओं का स्वामी हुआ करता है। मतलब कि एक इच्छा समाप्त नहीं भय के कि दूसरी इच्छा करे मन में आई जाती। मतलब मनुष्य जो है उसकी इच्छाएं जीवन में कभी पूर्ण नहीं होती हैं, और जिस मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाए भैया, वह का मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। बताओ होती कि नहीं होत? हो ही जाती। तो देखो, रॉबिन्स के परिभाषा जोन कहीन उनके अकॉर्डिंग पहली बात तो ये हमें क्लियर है कि मनुष्य जोन है वह कई आवश्यकता जोन होती वो अनंत होती और असीमित होती, पहली बात। दूसरी बात ये कह सकी थे कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन होते हैं, जैसे मनुष्य की अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन जो साधन है वो सीमित होते हैं। इच्छाएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं। इच्छाएं असीमित है, साधन कम है, सीमित है। समझ रहे हैं ना? यानी सीमित साधनों का प्रयोग करके असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना ही अर्थशास्त्र होता है। अगर मैं आपको अपने शब्दों में समझाऊं, सीमित साधन है, 10 मोटरसाइकिल है, 15 मन चलावे है। अब यही मैं कैसे चलावे है, यह अर्थशास्त्र निर्धारित करता है। समझो। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की तीव्रता
अलग अलग होती है। मनुष्य अपने सीमित साधनों से अपनी अधिक तीव्र आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करता है, और जो थोड़ा मतलब जो रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा लगती है कि भाई पहले मोटरसाइकिल लिए अब जरूरी है कि पहले बिटिया ब्याह करब जरूरी है, तो जो अगर उन्हें बिटिया ब्याह पहले करब जरूरी हुए उनके हिसाब से, तो वे पहले बिटिया ब्याह करी है। अगर उन्हें मोटरसाइकिल लिए जरूरी हो तो पहले मोटरसाइकिल खरीदी है। समझो, तो ई हुआ था तहार यह अर्थशास्त्र में आएगा। तीसरी यानी कि मनुष्य जो होता है, जो उनकी तीव्र इच्छाएं होती हैं उनको पहले पूरा करता है, और जो थोड़ी धीमी उनकी इच्छा होती है कि भाई अगर पहले ये का करब फिर ये का करब, तो पहले जो उनकी मन में धारणा होती, जो पहले उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसकी पूर्ति पहले करते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट बाद में होती है उसकी पूर्ति बाद में करते हैं। तो उपलब्ध सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। जैसे मान लेते हैं मोटरसाइकिल अगर ना मिली, तब वो जो है साइकिल से काम अगर चलत है, लेकिन बिटिया के ब्याह करब जरूरी है, तो हुआ का हो जे कि बिटिया के ब्याह पहले करा जे और मोटरसाइकिल बाद में खरीदा जे। अब वो दहेज के मध्य अगर दिए को मोटरसाइकिल तो अलग की बात है। तो यही मेरे कहा होता है, ये प्रोफेसर रॉबिन्स के परिभाषा के हिसाब से थोड़े आपका समझाए दें। आगे देखा जाए, दूसरा प्रश्न आएगा है पूंजीवाद से क्या आशय है। पूंजीवाद का हुए, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म कहा जाता है, या का अंग्रेजी में पूंजीवाद का। पूंजी माने होते है रुपया पैसा खूब दबाए जकरे लगे हुए, ठीक है, वो पूंजी जकरे पास है पूंजी के मालिक हो जी। अगर जकरे लगे पूंजी रहे तई फैक्ट्री खोले, तई उत्पादन के जो साधन हुई है उन्हें कब्जियाए ले, तई जो है फैक्ट्री खोले, वही फैक्ट्री में मजदूर के लगी हैं जो गरीब हुई हैं, जकरे लगे पूंजी ना हुए तो वही फैक्ट्री में काम करी हैं। अब मजदूर जो है वह तो काम करी हैं दबाई के, ठीक है, वह 100 रुपये काम करी हैं तो उन्हें 50 मिले, 50 तो मालिक के जेबी में जा रहा है, चूंकि फैक्ट्री स्थापित करी सी। काहे का स्थापित करी सी, जो कि उखरे लिए पूंजी रही। तो पूंजीवाद यह हुए कि उत्पादन के साधनों पर जब निजी स्वामित्व बढ़ जाता है तो वो पूंजीवाद कहलाता है। मेरे भाई समझ में आ गया? पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद का सीधा सा मतलब होता है जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व बढ़ जाता है। निजी माने प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वह हावी हो जाते हैं। क्या पे उत्पादन के साधन, जैसे प्राइवेट बस चले लाग जो देश में, प्राइवेट स्कूल खूब खुल गया, प्राइवेट कंपनी बहुत खुल गया, प्राइवेट मोबाइल फोन सब प्राइवेट आए रहे झोंकुआ, तो ये सब का हुए, ये सब पूंजीवाद हुए। ठीक है, समझो। और एकरे विपरीत चलो, साम्यवाद का हुए, समाजवाद। समाजवाद में का हुआ है, जहाँ सरकारी बस चले खाली, जहाँ सरकारी स्कूल हुए खाली, जहाँ जो उत्पादन के साधन उन पे किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये समझ लो मिश्रित का हुए, मिश्रित में देखो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिलाई दियो, ठीक है। यानी हुआ कौनो यही मेरे देश जहाँ पर सरकारी बस चलत थी और प्राइवेटो चलत थी, सरकारी स्कूल है प्राइवेटो स्कूल है, सरकारी अस्पताल है प्राइवेटो अस्पताल है, मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों के तालमेल बैठ के चलते हैं। हुआ का हुआ थे, हुआ होती मिश्रित अर्थव्यवस्था। दुनिया का मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा देश कौन है? आपन है भारत, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण भारत है। पूंजीवादी व्यवस्था का उदाहरण कौन है? अमेरिका है, ठीक है। पूंजीवाद, अमेरिका में सब प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। ऐसे रूस में का है, सब सरकारी, प्राइवेट नहीं। रूस में का है सब, रूस में समाजवादी व्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है। और चूंकि अमेरिका और रूस से मित्रता दोनों जन से भारत का है, और भारतों बढ़िया से संबंध है रूसों से और अमेरिका से, तो भारत कहिस कि जब अमेरिका और रूस दुई गुट में बट गए रहा, एक अमेरिका जो है वो पूंजीवादी संप्रदाय जितना देश रहे अमेरिका की तरफ रहे, रूस वाले की तरफ से जितना समाजवादी देश रहे सब समाजवादी रूस की तरफ रहे। तो भारत वही समय आज़ाद भा 1947 में। तो जब 1950 में भारतीय संविधान लागू भा, तो वमन जोन है, हालांकि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो है, ठीक है, भारतीय संविधान में, लेकिन बाद ही में आवा। तो ये क्या था कि भारत जो था ये अपना कहा कि भाई देखो, ना हम अमेरिका के पूरी तरीके से पक्ष में जाएंगे, ना रूस की तरफ जाएंगे, यानी कि हम क्या अपनाएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। हमें केहू से मतलब नहीं है, हम तोहरो थोड़े मान लिहन और तोहरो थोड़े मान लिहन, दोनों जन कहे, तो अब लड़ो भिड़ो ना आपस में। अब हम यानी जो भारत था वो मिश्रित यानी मध्यस्थता का काम कर दिया। अब भारत में सरकारी बस चलती, प्राइवेट चलती, तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। तो ये होगा पूंजीवाद। लिखबो कैसे यक्का समझ में तो आएगा हुए। अब कितना बड़ा प्रश्न बनावे कोई बनाए बना जितना झोंकुआ लिख पाइबो लिख लेबो, ठीक है। नंबर तो दबाए मिले, क्लियर है ना। तो पूंजीवाद का हुए भैया, पूंजीवाद के बात करी तो बेनहम महोदय बड़े अच्छे विद्वान है, वो कहा थे बेनहम कि राज्य के द्वारा कुछ प्रतिबंधों को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए लगभग स्वतंत्र होता है, और समाज की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के द्वारा होता है। प्रत्येक
उत्पत्ति के साधन का स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार साधनों का उपयोग कर सकता है, अपनी आय को इच्छा अनुसार व्यय कर सकता है, सरकार का कोई उस पर दबाव नहीं होता है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बाकी सब निजी स्वामित्व में होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है। तब तक लुक्स और हुड्स महोदय आए। बेनहम से कहा, बेनहम जी बहुत लंबी परिभाषा तू बताई दियो, थोड़े हमें छोट परिभाषा बता दो ताकि जो है जो यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़े वो याद कर सके परिभाषा। तो बेनहम कहें ठीक है भैया, तो अपने बताई दियो, हम तो समझे के लिए बताए ना। तो लुक्स और हुड्स कहे लागे कि पूंजीवादी जो होत है, पूंजीवाद क्या है? आर्थिक संगठन की एक प्रणाली है। क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम का एक प्रणाली है। क्या? पूंजीवाद। कैपिटलिज्म क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम की एक प्रणाली है, आर्थिक संगठन की एक प्रणाली है। जिस प्रणाली में होता क्या है भैया? जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती। व्यक्तिगत मतलब निजी, निजी माने प्राइवेट, कि भाई अंबानी जी, अडानी जी, ऐसे बड़े बड़े टाटा बिरला, ठीक है, तो ये सब क्या होगी? ये सब निजी हुए, मतलब ये सरकार ना हुए, ये निजी है अपना। ये जितना सब बनाए हैं इनके प्राइवेट सेक्टर हो, जितना इनका स्कूल या कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है? व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती है इसमें। किसमें? आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है पूंजीवाद, जिसमें क्या पाया जाता है? व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती है। और मनुष्यकृत तथा पूंजी मतलब प्राकृतिक पूंजी का उपयोग निजी लाभ के लिए वो व्यक्ति करते हैं। तो ये होता है पूंजीवाद। तो लुक्स और हुड्स की ये परिभाषा रही। तो अगर आपको याद करना तो ये परिभाषा बढ़िया है लुक्स और हुड्स की, कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती है और मनुष्यकृत तथा पूंजी मतलब प्राकृतिक पूंजी का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कीमत विभेद क्या है? कीमत विभेद क्या हुआ भैया, या समझा जाए? कीमत विभेद क्या है? कीमत विभेद, कीमत माने होते हैं मूल्य और विभेद माने होते हैं अंतर। जब का हो जाए कोनो वस्तु के मूल्य में विभेद हो जाए, कि भाई अब समझाई थे, एकाधिकार के सम्मुख कभी कभी क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वह अलग अलग क्रेता यानी खरीदारों से एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करता है। मान लेते हैं कोनो एक वस्तु है, वो जैसे कोनो वस्तु मान लेते हैं चीनी है, तो केहू का चीनी आप 35 रुपया किलो दे दियो, और केहू का आप 45 रुपया किलो दियो तो ये क्या होगा? कीमत विभेद होगा। एक वस्तु पे आप अलग अलग खरीदारों को अलग अलग मूल्यों पर बेचते हैं जब एकाधिकार होता है। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि अगर आप के दुकान खाली ही पूरे मार्केट में खाली चीनी जो है तोहरे यहाँ बिका थी, तो आप जौन मर्जी चाहबो तो बेचबो। मान ली तहार क्यों दुश्मन है तो का 45 में चीनी देबो, और तहार क्यों हित है तो का 35 में दे देबो। कब? जब तहार मार्केट पर एकाधिकार हुए, चीनी खाली तोहरे यहाँ मिलत रहे। ठीक है, समझे? तो जैसे कि जो एक एजेंसी लिए के सिलसिला अगर आप ना जानते हो वो, तो मार्केट में एक होते एजेंसी ले लियो, तो जोन एजेंसी एक मार्केट में एक व्यक्ति ले, तो वही लगे सब सामान आए एजेंसी से, तो वह बेचे पूरे मार्केट में सप्लाई करे, तो वो जितना हिसाब से बेच पावते वो अपने हिसाब से बेचते, तो वह का एक अधिकार हो जाते हैं वहाँ। ठीक है, तो जब देखा तो कि माल रुक जाते तो वह एजेंसी वाला जो होते माल जब रोक लेते तो मंगवा देते सामान का। ठीक है, तो कीमत विभेद क्या होता है? विभिन्न क्रेताओं को एक ही वस्तु भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने का कार्य कीमत विभेद कहलाता है। कि चीनी मालिन यक्का तो 35 में दिया थो ए व्यक्ति का, और बी व्यक्ति का तो 40 में दिया थो, 45 में दिया थो, तो ये क्या होगा? कीमत विभेद होगा। ठीक है, समझ में आवा? तो कीमत विभेद यह हुए। कीमत विभेद की परिभाषा की अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा को श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने दिया। जॉन रॉबिन्स ने कहा कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न कीमतों में बेचने का कार्य मूल्य विभेद कहा जाता है। ये श्रीमती रॉबिन्स ने कहा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने क्या कहा कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न कीमतों में बेचने का कार्य जो होता है वही मूल्य विभेद होता है। समझ में आ गया होगा मूल्य विभेद क्या है। चौथा प्रश्न है, आभास लगान क्या है? आभास लगान, आभास लगान की धारणा किसने दी है? सबसे पहले जाने। प्रोफेसर मार्शल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? कीमत विभेद, सॉरी, प्रोफेसर मार्शल ने किसकी परिभाषा दी है? मतलब आभास लगान के बारे में प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। क्या कहा प्रोफेसर मार्शल ने? प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, वैसे उन्होंने दिया है आभास लगान, ये मैंने आपको बताया, जो रिकार्डो के लगान की अवधारणा पर आधारित है। तो डेविड रिकार्डो अच्छे विद्वान हैं, उन्हीं की अवधारणा पर आधारित है प्रोफेसर मार्शल का जो आभास लगान का सिद्धांत है। और मार्शल ने विचार प्रस्तुत किया कि मनुष्य द्वारा जो बनाई गई मशीनें हैं तथा यंत्र है, उनकी पूर्ति अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती है, कम समय में उसको आप नहीं बढ़ा पाएंगे।
जबकि दीर्घकाल में इन मशीनों की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। लंबा समय अगर मिले, ज़्यादा समय मिले तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। जो पूर्ति होती है मशीनों की उसको आप बढ़ा सकते हैं जब लंबा समय मिलेगा, लेकिन कम समय में आप जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं। जो मशीन जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, जो यंत्र बनाए जाते हैं, वो आप कम समय में उसको आप उसकी बढ़ोतरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्पकाल में यह पूंजीगत साधन वही लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो भूमि अल्पकाल में और दीर्घकाल में करती है, अर्थात स्थिर पूर्ति का लक्षण वो है। पूंजीगत वस्तुओं को जो आय अल्पकाल में प्राप्त होती है वह लगान की तरह होती है। मार्शल ने इसे आभास लगान कहा है। कहा कि वह आय जो मशीनों तथा मनुष्यों के द्वारा निर्मित उत्पादन के दूसरे औजारों से उपलब्ध होती है वह आभास लगान होती है। क्लियर। तो पूंजीगत वस्तुओं को जो आय अल्पकाल में मिलती है, कम समय मिलती है पूंजीगत वस्तुओं को, वह लगा मतलब वह क्या होती है, वही लगान की तरह होती है। मतलब कि कम समय में क्या होता है, आप पूंजी केवल लगा दें, आपको लाभ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यही लाभ किसानों को उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो आभास लगान आपका यही होता है कि आप बहुत जल्दी जो है फैक्ट्री स्थापित करते हो, तुरंत जो है वो उसका फ़ायदा भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें, लेकिन उसकी पूर्ति आप कम समय में नहीं कर पाते हैं, तो आभास लगान ये है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का हुए, पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहाँ पे का हुए खूब बढ़िया कंपटीटर आपके हुए बाजार में, तो हुआ जो है कोनो चीज़ बेचत हो और बगल दुकानदार है वह चीज़ बेचत हुए, तो का हुए प्रतियोगिता हुए। प्रोफेसर फर्ग्यूसन और क्रेप महोदय कहने लगे कि एक उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता वाला तब होता है जब समस्त बाजार की तुलना में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता इतना छोटा होता है कि वह अपनी खरीद अथवा उत्पादन में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति की अगर बात की तो वह स्थिति होती है जिसमें क्रेता यानी खरीदार जो होता है और जो विक्रेता होता है बड़ी संख्या में वस्तुओं का विनिमय करते हैं। वस्तुओं का विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। चाहे आप मुद्रा देकर के वस्तु खरीद लें, चाहे आप किसी वस्तु के बदले में आप कोई दूसरी वस्तु ले लें, चाहे आप वस्तु दे करके पैसा ले लें। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये विनिमय कहलाता है। तो जिसमें क्या होता है, एक ऐसी स्थिति बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है जिसमें क्या होता है, क्रेता यानी खरीदार, विक्रेता माने जो बेचने वाले हैं, तो क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और वस्तुओं का विनिमय करते हैं। उनको बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है कि भाई कीमत क्या चल रही, सारी चीज़ों का पता चलता है। कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान होने की होती है। चूंकि क्यों, चूंकि सभी को पता होता है, जितने खरीदार हैं उनको पता है कि भाई आलू जो है इस समय 10 रुपये किलो, 10 रुपये कुंटल मंडी चल रही है। तो भाई 10 रुपये किलो सारे मार्केट में होगी, हर जगह, हर हर जो है जहाँ पर मतलब आलू का वो होता है, ठीक है, ठीहा, वहाँ पर सबको 10 रुपये कुंटल, मतलब कि 10 मतलब क्या मिलेगा, 1,000 रुपये कुंटल आलू है तो 1,000 रुपये कुंटल मिलेगा, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है। तो वो पहले से ज्ञान होता है, चूंकि 10 दुकानें हैं बाजार में, अब 10 दुकानों पे वही सामान मिलता है, सभी को पता है ना। तो अगर आप मान लेते हैं ए वाला व्यक्ति जो है 11 में आलू बेचेगा और बी वाला व्यक्ति 8 में बेचेगा, सी वाला व्यक्ति 10 में बेचेगा, तो पूर्ण प्रतियोगिता कहाँ होगी, तो ये बेच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर जो 10 में बेचेगा उसका भी तो जो है 11 में जो बेचेगा उसका बिकेगा ही नहीं, जो 10 में बेचेगा उसका भी कम बिकेगा, लेकिन जो 8 में बेचेगा उसका सब माल बिक जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता नहीं हो पाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति वह स्थिति होती है जब क्या हो, क्रेता और विक्रेता को चूंकि सारी चीज़ें पता होती हैं, दाम दुकान सब पता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो चीज़ें, चीनी अगर जो है रमेश के दुकान पे अगर चीनी जोन है मालिन की 40 रुपये किलो है, ठीक है, तो सुरेश के दुकान पे भी चीनी 40 रुपये किलो मिले, ठीक है, दिनेश की दुकान पे चीनी जो है 40 मिले, और जो है और भी जितना व्यक्ति हैं चीनी दुकान वाले, सब पे 40-40 रुपये किलो चीनी मिले, तो पूर्ण प्रतियोगिता हुए होती। इतना हुआ तो कीमत विभेद नहीं हो पावत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत विभेद नहीं हो पाता है। और जब एकाधिकार हो जाता है बाजार पर, जैसे कि खाली तू ही चीनी बेचे तो पूरे मार्केट में, तो तू जका चाहबो तेका ज़्यादा देबो, जका चाहबो तेका जो है कम में देबो, जका चाहबो तेका ज़्यादा मूल्य में बेचबो, तो ये का हुआ है, समझ गए ना। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में सीधा उल्टा। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य विभेद नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, मूल्य समान होता है। आगे देखिएगा, छठा प्रश्न है, मांग की आय लोच क्या है। आय लोच, आय लोच, और एक होता है मांग की कीमत लोच। तो मांग की आय लोच क्या होती है, फटाफट से आप बताएंगे। आय लोच, मांग माने होता है डिमांड, ठीक है। तो डिमांड माने डिमांड और सप्लाई पर पूरा का पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। जैसे मान लेते किसी चीज की अगर मांग बढ़ेगी, मांग अगर बढ़ती है, ठीक है, क्या होगा, अगर किसी चीज की मांग बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ने पर क्या होता है, मांग बढ़ने पर डिमांड यानी सप्लाई भी जो है एक प्रकार से बढ़नी चाहिए।
ठीक है। अगर सप्लाई नहीं बढ़ती तो आपकी वस्तुएं कम हो जाएंगी। तो मांग बढ़ने पर वस्तुओं का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वस्तुओं का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मांग की अब ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो उसकी उसका रेट बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो उसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चाहे अगर मान लेते हैं भाई चीनी खाने वाले दुगनी संख्या में हो जाए तो चीनी 80 रुपये किलो बिकने लगेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए, तो मांग की आलोच जानते हैं क्या है। यदि कीमत तथा अन्य कारक तत्व समान रहे तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों की माप को ही मांग की आलोच कहलाता है। ठीक है, वाटसन महोदय कहते हैं कि मांग की आलोच से मतलब आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से होता है। मतलब कि आय लोच क्या होता है, आय में होने वाले परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। मतलब आप मान लेते हैं आप अभी तक जो है 10,000 रुपये महीना कमाते थे। ठीक है, तो आप क्या खरीद जो आप सामान खरीदते थे तो आप खरीद रहे हैं। लेकिन अब आप मान लेते हैं 20,000 रुपये अगर महीने कमाने लगेंगे तो क्या होगा, तो फिर मांग में क्या परिवर्तन होगा। क्योंकि जब 10,000 आप कमाएंगे पैसा तो आपका मांग जो होगा वो क्या होगा, आपकी मांग जो होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। जब 10,000 कमाएंगे तो कम होगी। लेकिन अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मांग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये प्रतिशत परिवर्तन जो होगा दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पर कितना हो गया 20, यानी कि 10,000 आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो यहाँ पर मांग भी लगभग जो होगा, यहाँ पर मान लेते 10,000 फाजिल कमा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते पहले 10 आप चीज़ें यानी 1 किलो चीनी पहले खरीदते थे तो आज भी 1 ही किलो चीनी खरीदेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप पहले एक टाइम चाय पीते थे, आज दो दो टाइम चाय पीने लगे, तो ये समझे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो आय के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है। जब आपकी जेब में पैसा होता है तो नाना प्रकार के दिमाग आपके मतलब नाना माने होता है कई प्रकार के। तो जब आपके पास पैसे होंगे, आपकी आय बढ़ेगी तो कीमत जो होगी वो भी, मतलब आय बढ़ने के साथ साथ आपकी जो मांग होती है वो बढ़ती है। और यही यहाँ पर आय की लोच होती है। ठीक है, मांग की आय लोच होती है कि भाई जब कीमत मतलब कि आय अगर घटेगी तो आपकी जो मांग होगी वो भी घटेगी। और अगर आपकी जो है आय बढ़ेगी तो आपकी जो मतलब मांग होगी वो भी बढ़ेगी। क्लियर, यानी दोनों एक दूसरे के समान ही होते हैं। तो ये होती है मांग की आय लोच। ठीक है, अब मांग की मूल्य लोच क्या है। अब मूल्य में क्या होता है कि जैसे आय लोच ये हो गई कि आय बढ़ने से जो घटेगा। लेकिन अब यहीं पर मूल्य लोच की अगर बात की जाए, मांग की मूल्य लोच, मूल्य मतलब कि जैसे किसी वस्तुओं का दाम बढ़ जाए। ठीक है, आय छोड़ दो, चीनी पहले 40 रुपए मिलत रही, अब कितने मिले ला गए, 45 रुपए मिले ला गए। ठीक है, तो पहले चीनी अगर मालिन 20 किलो एक दिन में बेचत रही कोनो दुकानदार, तो अब वह चीनी लगभग 15 किलो या 10 किलो या 15 किलो या 18 किलो बिकाए लगे। 18 किलो मान ली थे। ठीक है, 2 किलो कम हो जाए। यानी कि एक मिनट अगर समझो कि जब चीनी 40 रुपए में रहे, यानी आय जो होगी, अगर मतलब आय छोड़ दो यहाँ पर, मूल्य जो होगा वो मान लेते हैं अगर ज़्यादा होगा, मूल्य ज़्यादा होगा तो जो मांग होगी वो कम होगी। ठीक है, उल्टा चलेगा। मांग अगर मतलब कि जो है मूल्य अगर ज़्यादा होगा तो मांग कम होगी। लेकिन मूल्य अगर पहले 45 रुपए में चीनी बिकत रही तो मालिन 18 किलो बिकत रही या 20 किलो बिकत रही, अगर अब वह चीनी 40 रुपए में बिके लागे तो हो जे चाह नाहू पियत रही, घरे बनाए के चाह शरबत नाहू पियत रही गर्मी में। ठीक है, वह का करी है, वह 25 किलो चीनी अब बिकाए लगे तार उन्हों चाय और शरबत पिए लगी है। कब पिए लगी है, जब चीनी के दाम 5 रुपया घटिए। समझत हो ना। जैसे आज पेट्रोल जो है महंगा है तो मोटरसाइकिल लोग का चलाए कम बंद कर दी नहीं, सब चलावत हैं। लेकिन का हुआ है कि ज़्यादा लोग थोड़ा बहुत तो जब बचोते कि भाई चलो आज यहाँ जाए के तो कम थोड़ी दूर जाई, लेकिन पूरा अपन काम करत हैं। लेकिन पेट्रोल को आप छोड़ दो चूंकि वो रिक्वायरमेंट चीज़ें है। लेकिन अब चीनी उनी का बात हुई, टमाटर मान लीजिए, टमाटर जब बढ़ते दाम, टमाटर के जब दाम 200 रुपये किलो पहुँचे थे या 150 रुपये किलो कब पहुँचेगा, तो क्या हुआ था तुरंत टमाटर के तड़का, जैसे पहले लोग एक एक टमाटर के तड़का मालिन घर के मेहरारू लोग देते रही हुए, तो आप कितना दिए लगी हैं, आप कितने दिए लगी हैं, आधा टमाटर काट के तड़का दे दें, आधा फ्रिज में उठा के दे दें हैं कि आधा के काल तड़का दिया दाली में या संझा का तड़का दिया। समझो, यानी कि क्या हुआ है कि तब उपयोग कम हो जाती, जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हैं ना। तो ये होती है मांग की मूल्य लोच। तो मूल्य में कमी और मूल्य में बढ़ोतरी से भी मांग इफेक्टिव होती है, मांग प्रभावित होती है। ठीक है, और ऐसे ही आय जब बढ़ती है किसी व्यक्ति की, पैसा ज़्यादा दिमाग मतलब आता है उसके पास तो वो ज़्यादा डिमांड करता है, कम पैसा आता है तो कम डिमांड होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आपके समझ में आ गया होगा निश्चित तौर पर। आगे देखें, 7वां प्रश्न है मांग के नियम की मान्यताएं बताएं। बताएं मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मांग के नियम की मान्यताएं।
देखिए मांग को क्या क्या प्रभावित करता है, अगर आपसे पूछे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो मांग को कई चीज़ प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला, जनसंख्या का आकार और रचना कैसी है। दूसरा, आय आय का वितरण कैसा है। तीसरा, वस्तु की अपनी कीमत, ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय कितनी है, कीमत परिवर्तन की संभावनाएं कितनी हैं, उपभोक्ता की रुचियां और प्राथमिकताएं क्या है, व्यापार चक्र की अवस्था कैसी है, बचत करने की प्रवृत्ति कैसी है, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में मूल्य में परिवर्तन क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ये सब मांग को प्रभावित करते हैं। अब पूछा गया है मांग के नियम की क्या मान्यताएं होती हैं। मांग के नियम की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो अन्य बातें समान रहने पर आधारित हैं। अन्य बातें समान रहे वाक्यांश पर जिन बातों को सम्मिलित किया जाता है उन्हीं को इस नियम की मान्यताएं कहते हैं कि वो समान रहें। ठीक है, कौन कौन सी बातें समान रहनी चाहिए। पहली बात, मांग के नियम की मान्यता में पहली बात तो ये कि उपभोक्ताओं की आय यथा स्थिर रहनी चाहिए, तो मांग समान रहेगी। यथा स्थिर मतलब कि मान लेते हैं 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 10,000 रुपये कमाए, स्थिर रहेगी तो मांग में प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, उपभोक्ता की रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अगर परिवर्तन हो गया रुचि में और उसके उपयोग में या स्वभाव में, तो फिर एक प्रकार से मांग पर प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, अन्य वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप जो है आलू की सब्जी अभी तक खा रहे थे, तो आलू बिक रही थी ठीक ठाक मात्रा में, अभी कोई आलू के विपरीत मतलब आलू के जैसा कोई और प्रोडक्ट बन करके आ जाए, तो लोग आलू खरीदना मान लेते हो, आलू 20 रुपए किलो मान लेते बिक रही है, तो 10 रुपए किलो में अगर आलू का कोई टक्कर देने वाला आ जाए कोई प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, लोग आलू खाना कम कर देंगे और उस नए प्रोडक्ट को खरीदना प्रारंभ कर देंगे। समझ रहे हैं, अगर आलू की क्वालिटी का होगा तो। ठीक है, चूंकि उसका दाम कम है तो ये भी ना हो। चौथी बात, किसी नई स्थापन वस्तु का उपभोक्ता को पता नहीं लगना चाहिए। स्थापन वस्तु का मतलब समझ रहे हैं, स्थापन वस्तुओं का मतलब होता है, स्थापन मतलब समझा तो, जैसे मान लीन कि अब जैसे आलू बताएं, तो एक वस्तु बिकत रही अभी तक का आलू बिकत रही, अब आलू के स्थान पे अगर आलू मान लीन ना मिले तो आलू के स्थान पे कोई दूसर चीज अगर मिले लगे आलू ही मेयर के, आलू जैसी क्वालिटी वाला, तो वही होता है स्थापन वस्तुएं। जैसे मान लिहन कि आप कोनो कंपनी के चप्पल पहनत रहे हो अभी तक का, मान ली फ्लाइट के चप्पल पहनत रहे हो, तो अब रूपानी वही टक्कर के आएगा फ्लाइट के, तो अब रूपानी अगर आएगा कोई टक्कर के, तो हो सकता है कि अब फ्लाइट कम बिके लागे, रूपानी ज़्यादा बिके लागे। ठीक है, या रूपानी पहले से बिकत रहा और फ्लाइट आ जाए वही के टक्कर के, तो फिर रूपानी फ्लाइट दो चीज़ बिके लागे। तो ये है स्थापन वस्तु हुए कि वही क्वालिटी के, सीएम क्वालिटी के, सीएम चीज़ सीएम दाम में, अगर कम दाम में आए तो ज़्यादा बिके लागे, अगर बराबर दाम में है तो बराबर मतलब कुछ मात्रा में बिके, लेकिन जो नया प्रोडक्ट आवत है वो ज़्यादा सस्ता कह देते तो ऐसे ज़्यादा वो बिके लागत है। ठीक है, ताकि लोगों तक पहुँचे। ठीक है, समझा तो ना पूरी बात। तो स्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दूसरी वस्तुओं के जगह की पूर्ति कर लेती हैं। ठीक है, तो स्थापन वस्तुओं का उपभोक्ता को अगर पता लग जाएगा तो भी मांग मांग में प्रभाव पड़ेगा, या फिर मांग जो होगी वो कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसको भी पता नहीं लगना चाहिए, मांग की मान्यता बताती है। पांचवी बात यह है कि भविष्य में वस्तुओं के मूल्यों में अधिक परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। कि अगर ये है कि भाई वस्तुओं की कीमत में भविष्य में परिवर्तन बहुत कम मात्रा में होने के चांस हैं, तो लोग उस वस्तु का एक प्रकार से उपयोग करेंगे और मांग उसकी ठीक ठाक मात्रा में रहेगी। लेकिन अगर पहले से पता हो जाएगा कि भाई उसका मूल्य परिवर्तन होने वाला है, तो लोग क्यों अपना जो है आदत डालेंगे उस चीज़ को खाने में। इसके अलावा वस्तु ऐसी होनी नहीं मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके प्रयोग करने से समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलती हो। इसका कारण ये है कि प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं प्रायः धनी लोगों द्वारा ऊंचे मूल्यों पर अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं, लेकिन गरीब लोग उसको नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं कि भाई कोई वस्तु है मार्केट में, तो अगर वो ज़्यादा मूल्य वाली है तो उसको आप कैटेगरी में ना रखें मांग के नियम के। ठीक है, आप उन वस्तुओं को रखें जो सर्वसाधारण व्यक्ति भी खरीद पाए। तो इस तरीके से ये मांग के नियम की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नियम हैं, कुछ मान्यताएं जो मैंने आपको बताया, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा मैंने आपको बताया है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया वाले फटाफट से लाइक करो, चिंता नहीं करे खे तोहरन भाषा में समझा के पढ़ाई थे, हमहू ही एक हुई तोहरन बगलिए के, तो कोनो टेंशन ले जरूरत नहीं है आप सबका। ठीक है, गोंडा जानते हो सब, तो गोंडा के सब विश्वविद्यालय राम मनोहर लोहिया जुड़ा है, बहराइच के विश्वविद्यालय जुड़ा है यार, फैजाबाद के, सुल्तानपुर के, ठीक है, और कुछ बाराबंकी के विश्वविद्यालय जुड़ा है यार। और करे बाद में आप देखो सराबस्ती वगैरह तो इधर बलरामपुर के तो वहर जुड़ा है।
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। तो कोनो दिक्कत के बाद नहीं, सब विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, पढ़ाई तो हम सबके सिलेबस है, सब सिलेबस को मैं देखता हूँ बराबर और सभी के सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ाता हूँ। और कल आपकी राम मनोहर लोहिया वालों की परीक्षा लगी हुई है, तो आप लोग जो है अगर इस वीडियो को देख करके जाइएगा तो मज़ा आ जाएगा, एकदम से तहलका मचा दोगे यारो। तो आप जब पेपर देने जाओ तो जितना क्लास में जितने बच्चे मिले सबसे बताओ कि भैया पूछो आपस में कहाँ से पढ़ के आए हो रहा, और शुक्ला स्टडी पॉइंट के प्रचार करो झोर के ये साइड, जितना कह पाओ उतना करो भाई। तोरे सबके लिए हम जोन है लगातार ऐसे मेहनत करत रहबे। इकोनॉमिक्स का लेके आप लगातार इतना फोन और उतना कमेंट आएगा हमारे चैनल पे कि हम जोन है आपसे एक बताइए कि समय हमें निकाले के पड़ा, और निकाली तो हम पहले से समय तय रहा, लेकिन आप लोग लगातार और कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन और बढ़ता है हमारा। और फिर क्या होता है कि कोई दूसरा काम भी अगर हमारे जिम्मे आ जाता है तो वो काम नेगलेक्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई अपना काम चले, मतलब वो सब काम हटाओ, अब यूट्यूब पे काम चले सीधा, और लड़कियन का खाली पढ़ाओ। जितना हमारे छोट भाई बहन हैं सबके लिए जो है धुआंधार मेहनत कराजे, और जहाँ तक हो सके तहाँ तक मदद कीजिए, और बस खाली आप लोग पढ़ो दबाए के, बस शेयर करो वीडियो, प्रचार करो खूब धुआंधार तरीके से, आगे बढ़ा जाए इसे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा है, फटाफट से आप देखो। तो मांग के नियम के मान्यता हो गए। अब पूर्ति के जो नियम होते वह क्या मान्यता होती है, यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो पूर्ति से आप क्या समझते हैं? पूर्ति माने जैसे कितना मांग है, मान लीजिए कि अगर 100 मोबाइल फ़ोन के मांग है तो 100 मोबाइल फ़ोन अगर पूर्ति हो जाती तो है पूर्ति है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड होती मांग और सप्लाई होती पूर्ति। ठीक है, यही पूरा का पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। डिमांड यानी जब डिमांड बढ़त थी और सप्लाई नहीं दे पाई आदमी, कंपनी सप्लाई नहीं दे पाई डिमांड बढ़े पे, तो क्या हुआ था, वही वस्तु के जो रेट हुआ थे, मूल्य हुआ थे, वो ऑटोमेटिक हाई आसमान पहुंच जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, समझो। तो मांग बढ़ने पर वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होती है। सप्लाई करने अगर सप्लाई ठीक ठाक तरीके से आप कर गए तो धंधा फायदे में हो जाता है। जैसे इस समय आप लोग वीडियो खूब देख रहे हैं, वीडियो बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तो इस समय सप्लाई धुआंधार तरीके से मैं दे भी रहा हूँ। वैसे मैं सप्लाई हमेशा धुआंधार देता रहता हूँ और काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। आप लोग ये काम गलत करते हैं जो आप ये कहते हैं कि लीजेंड्स वाचिंग वन डे आफ्टर, ये अंग्रेजी में लिखते हैं, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो आप लोग जो कमेंट में लिखते हैं कि भाई एक दिन पहले मैं देख रहा हूँ, हालांकि वो अच्छी बात है कि एक दिन में देखते हैं, वही प्रश्न आते हैं जो मैं बताता हूँ और आप लोग देख करके बढ़िया तरीके से पेपर देते हैं। अच्छा लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब कमेंट आता है। लेकिन मैं प्रयास यही करूँगा कि आप लोग थोड़ा और पहले से अगर पढ़ लेंगे तो और विधिवत तरीके से आप अच्छा कर पाएंगे अपनी परीक्षा में और तहलका मचा देंगे मेरे यारों। तो ये बीए वाले बच्चे आपको सामने आना पड़ेगा, आपको अपने समाज को बताना पड़ेगा कि बीए करना कोई ये नहीं कि भाई ऐसे हलवा है खा लिया गाजर का, ना ना ना, ये आपको बताना है कि बीए में भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको क्लियर करने में आम आदमी की बस की बात नहीं, उसको समझना पड़ता है। और बीए भी एक ऊंची लेवल की चीज़ है। ऐसा नहीं कि बीए करना एकदम से केवल ब्याहू है कि भाई ब्याह के लिए खाली ग्रेजुएशन हो जाए, मार्कशीट मिल जाए ताकि ब्याह हुआ आवे लगे, ये कोई बात नहीं है। बहुत गाँव में है कहते हैं बीए कर तो बीए करी थे, अरे तो ब्याहू पढ़ाई पढ़त हो, ऐसे एक धारणा बनी हुई है। तो यहाँ का निपटावे के आप सबका। चलो, तो पूर्ति के नियम का हुए, पूर्ति माने सप्लाई, का हुए सप्लाई। जैसे कि डिमांड कब बढ़ा थी मोटरसाइकिल की, कहे ब्याहे गौने में, कब बढ़ा थी ब्याहे गौने, मांग बढ़ी, का बढ़ी मांग बढ़ी, कब बढ़ी ब्याहे गौने में, क्या कहे मोटरसाइकिल, काहे से दहेज देखे, समझा तो ना। गाँव में यह सब तो चलता है कि भाई चलो पैसन प्रो बंधाए है, हमें हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मिलत है वादे। ठीक है, तो ये सब का हुए, ये सब हुए मांग। तो मांग कब बढ़े, जब कोनो फंक्शन वगैरह आए तो मांग बढ़ जाए। जैसे लगन में आप देखो तो तमाम सारी वस्तुओं के मांग बढ़त थी, तो मांग बढ़त थी तो क्या हुआ था, कीमत हाई हो जाता है। तो मांग बढ़ने पर मेरे भैया कीमत क्या होती है, कीमत भी बढ़ जाती है, पहला बात। दूसरी बात, मांग कम होने पर कीमत घट जाती है। बोलो घटती है कि नहीं घटती है। अगर कोई चीज़ कोनो वस्तु खरीदबे ना करे तो ऑटोमेटिक वो सस्ता बेचे लागे, समझो। ये देखो दूसरी काम, अगर मांग जो है खूब बढ़ती है और पूर्ति अगर उतनी मात्रा में कई ले जाते, पूर्ति खूब दबाए होती, तो भाई पे प्रभाव, यानी कि अगर जो है 2% मांग में बढ़ोतरी भय और 2% पूर्ति भी हो गए तो रेट में जाहिर सी बात है रेट में ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, कुछ ही प्रभाव पड़े, बाकी बराबर ही रहे लगभग। ठीक है, लेकिन अगर कहा हुआ था कि मांग खूब दबाए के है और सप्लाई ना ही हो पाई, समझो, मांग खूब दबाए के है और सप्लाई ना ही हो पाई, तो का हुए भैया, का हुए मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ख्वाब ज़्यादा बढ़ गए कि भैया है हमें फ़ोन चाहिए तो 10-12 फ़ोन, मतलब कि 10-12 हज़ार फ़ोन के डिमांड आएगा एक कंपनी में, कौन एक कंपनी के। अब वो करे लगे माने 5,000 फ़ोन है तो का करे, वो सप्लाई नहीं दे पाइस तो का हुए भैया,
रेट खूब दबा के बढ़ी, 10,000 के फोनमा कितने में बेचे, कितने में बेचे भैया कंपनी वाला, 15,000 के दाम कह दियो के काहे, काहे से डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो क्या होगा इस स्थिति में, जो रेट होगा यानी मूल्य होगा वो आसमान छुएगा, रेट बढ़ जाएगा मेरे भाई। समझ में आई चीजें। अच्छा, पूर्ति के नियम क्या हुए, पहला नियम समझो, बाजार के क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इससे आय स्तर में परिवर्तन होगा, बाजार के क्रेता और विक्रेताओं के आय स्तर में अगर परिवर्तन होगा, तो फिर जानते हैं पूर्ति में भी परिवर्तन होने लगेगा। मान लेते जो विक्रेता होंगे उनके आय स्तर में बढ़ोतरी होगी तो और सामान बनाएंगे, क्रेता होंगे अगर उनके आय में बढ़ोतरी होगी तो और सामान खरीदेंगे, इससे पूर्ति पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, स्थापन की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थापन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो वस्तुएं एक ही जैसी हों, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो दो वस्तुएं जब एक ही जैसी होती हैं तो स्थापन वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो चीजें हैं, दो क्वालिटी की चीजें हैं, तो अब जैसे कि मान लेते दो वीडियो आ गई, अब जैसे एक मेरी वीडियो है और एक किसी दूसरे चैनल की वीडियो है, कोई दूसरा पढ़ा रहा हो आपका उसकी वीडियो है। मान लेते आईएएस का कौन कौन पढ़ा रहा है, खान सर पढ़ा रहे हैं और विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ा रहे हैं, या मान लेते हैं अवध ओझा सर जी पढ़ा रहे हैं, अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ा रहे हैं। अब क्या हो कि स्थापन है एक दूसरे के दोनों, मतलब कि अगर चूंकि वही वो भी चीज़ वो भी पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाए, अगर मान लेते हैं उनके दोनों के रेट में अंतर हो जाएगा, तो रेट जो सस्ता होगा उसको लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन क्वालिटी कभी कभी क्या होता है उसका भी मैटर करता है। तो क्वालिटी यहाँ पर एक मिनट के लिए हटा दो, स्थापन वस्तुएं मान लेते सेम क्वालिटी की मिल रही है दोनों टीचरों में, अब क्या हो जाएगा, सेम क्वालिटी अगर मिल रही है तो फिर क्या होगा, पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज क्या हो जाए, कोई कीमत ज्यादा कर दे, कोई कीमत कम कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिसकी कीमत कम होगी उसको लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे खान सर से लोग बहुत ज्यादा आईएएस का उनका जो कोर्स होता है बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि उनकी कीमत कम है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऐसे ही जिसकी कीमत कम होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा मान्यता यह है पूर्ति के नियम की कि उत्पत्ति के साधनों की कीमतें भी स्थिर रहनी चाहिए। चौथी बात यह है कि तकनीकी ज्ञान का स्तर भी स्थिर रहेगा तो पूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तकनीकी बढ़ेगी तो फिर पूर्ति, यानी कि मान लेते हैं अभी तक 100 प्रोडक्ट जो है एक दिन में बनता था, अब मशीनों का निर्माण हो गया, अब 200 वस्तुएं बनने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी। मान लेते हैं अब मशीन पहले काम करती थी, 200 वस्तु एक दिन में बनाती थी, अब मशीन खराब हो जाए तो एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में फिर मनुष्य कितना बनाएगा, 100 ही प्रोडक्ट बना पाएगा, तो इससे भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके अलावा प्राकृतिक दशाएं भी समान नहीं, मौसम वगैरह पर भी आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ों की डिमांड मतलब पूर्ति घटती है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे ठंडी आती है, जैसे आप देखते हैं स्वेटर और शाल तमाम आ जाती हैं, तमाम मार्केट लगे, तिब्बत से और फ्रांस से, मतलब तिब्बत और नेपाल भूटान सबसे लोग आते हैं अपना अपना वो सब बेचने के लिए, शाल और टोपी ये सब लेकर के, ठीक है, स्वेटर। इसके अलावा सरकारी नीति अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए, सरकारी नीति में बदलाव होगा तो पूर्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा क्रेता विक्रेता की रुचि आदत फैशन इन सभी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये सब मान्यता है किसकी, पूर्ति की। तो पूर्ति समान रहेगी, अगर इन सब में परिवर्तन होगा तो पूर्ति में भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार का हुए हम आपका बताएं का, और एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता सब बताएं ना। एकाधिकार के मतलब कि जैसे कि एजेंसी अगर तोहरे लगे है कोनो प्रोडक्ट के, तो तू ही जो उनमें चाहबो तो उनमें पूरे मार्केट में बेचे है, तो तहार मार्केट में का हो एकाधिकार है, या कई दुकान हुए पूरे बाजार में कोनो प्रोडक्ट के, तो जितना दाम चाहे उतना ले ले, ठीक है, तो एकाधिकार है वह। प्रोफेसर लर्नर कहते हैं कि एकाधिकार का अभिप्राय उस क्रेता से होता है जिसकी मांग का वक्र बेलोचदार होता है, उसमें कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि वो अपने हिसाब से करता है। टिफिन कहते हैं कि एकाधिकार बाजार की ऐसी स्थिति होती है जिसमें फर्म यानी कि जो कंपनी उद्योग होते हैं वो अन्य फर्मों से उत्पादन तथा मूल्यों परिवर्तन स्वतंत्रता होती है, उनको कोई दूसरा कंपनी कोई दूसरा फर्म नहीं है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया था भारत में, जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहले उसने फ्रांस को यहाँ से भगाया, फिर अन्य अन्य जितने भी प्रोडक्ट कंपनी वाले थे किसी को खरीद लिया, किसी को यहाँ से भगा दिया। जब सभी कंपनी वालों को यहाँ से भगा दिया जो है इंग्लैंड की कंपनी ने, तो फिर उसका क्या हो गया, बाजार पर एकाधिकार हो गया। अब वो जितना सामान जितने महंगे दाम पर बेचती थी, लोग मजबूरी में खरीदते थे क्योंकि कंपनी एक ही है। तो भाई अगर चाह पिए के तो चीनी खरीदे के चाहे 40 माह हुए चाहे 45 माह हुए, समझा तो ना, या तो चाहवे पिए छोड़ दियो, या तो अगर चाह पियत हो तो क्या करबो, चाह जैसे अवधि में चाय का चाह कहा जाता है, तो अगर चाह पिए है तो चाहे चीनी 100 रुपया किलो बिके लगे तब वो तू खरीद के पीबो, और चाहे 150 रुपये मिले तब वो खरीद के पीबो, ठीक है, समझा तो ना बात।
तो एकाधिकार के फायदा, एकाधिकार के फायदा क्या क्या मिलते हैं? विक्रेता का मिलते हैं, क्रेता का घाटा हुआ था एकाधिकार बाजार में, क्योंकि वो जितना दाम में विक्रेता चाहे उतने में बेचे, क्योंकि यक्के दुकान है, या तो चाहवे पिए छोड़ दो या तो चाह पीबो तो पैसा देख पड़े। तो एकाधिकार का मतलब कि पूरा का पूरा अधिकार यक्के कंपनी खोई जात है, तो वो अपने हिसाब से मूल्य का परिवर्तन करता है, चाहे मूल्य बढ़ाए के बेचे चाहे मूल्य घटाए के बेचे, वह हुए एकाधिकार। समझ में आवा? प्रोफेसर फर्गुसन कहने लगे कि एकाधिकार वह स्थिति होती है जिसमें एक बाजार में केवल एक ही उत्पादक होता है और उसके कोई प्रत्यक्ष प्रतियोगी या कोई उसका कंपटीटर नहीं होता है, तो वह बाजार जो होता है एकाधिकार बाजार कहलाता है। ये होता है एकाधिकार बाजार। एक मैंने आपको बताया था पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तमाम कंपटीटर होते हैं, सभी को दाम पता होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें हर एक दाम जो है मूल्य उसमें परिवर्तन नहीं होता, मूल्य का मूल्य स्थिर रहता है। एक होती है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, अच्छा, एकाधिकार को मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है, मोनोपोली बोलते हैं, क्लियर। पूर्ण मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? एकाधिकृत प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है, क्लियर। तो ये होती है अपूर्ण प्रतियोगिता, मतलब कि ये कम लगभग एकाधिकार जैसी होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एकाधिकार को समझ लिया। आगे देखिएगा, 10वां प्रश्न है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो क्या होता है? मार्शल महोदय कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन करता है और यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो भौतिक सुख के साधनों तथा सामाजिक उपयोग के साथ अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार यह एक ओर धन का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र, और दूसरी ओर क्या करता है? दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दिशा में यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग होता है। ये तो कल्याणकारी यानी अर्थशास्त्र का आपका सीमित साधनों में असीमित इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला विज्ञान होता है अर्थशास्त्र। तो ये क्या करता है? कल्याणकारी भावना, क्योंकि आपका बजट कम है फिर भी आपको सेटलमेंट करना, आपको कल्याणकारी बनाने का प्रयास करता है। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है, इकोनॉमिक वेलफेयर का अध्ययन करता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि आर्थिक कल्याण से हमारा मतलब क्या होता है? हमारा अभिप्राय आर्थिक कल्याण से ये है कि सामाजिक कल्याण के उस भाग से जिसे मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है। तो मुद्रा से संबंधित किसको किया जा सकता है? अर्थशास्त्र को, क्लियर। तो इस तरीके से ये लोग कल्याणकारी अर्थशास्त्र में आपकी सभी का फायदा हो, जनता फायदे में रहे, तो उस तरीके का अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र होता है। देखिए, केवल 4 या 5 प्रश्न करने खंडवा से। राम मनोहर लोहिया में 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 4 प्रश्न करने पड़ेंगे। बाकी विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न करना होगा, 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो ये अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपके पेपर में आपको लिखना मतलब कि आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपके पेपर में? आपके पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई कितना करना है, कैसे करना, सारी चीज़ें। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्थिर लागत और परिवर्तन लागत में क्या भेद होता है? स्थिर लागत और परिवर्तन लागत क्या होता है? तो कम समय की अगर बात की जाए तो कम समय में या अल्पकाल में उत्पादक वस्तु की पूर्ति को परिवर्तित मांग की दशाओं के अनुसार पूर्णतः समायोजित नहीं कर सकता है, क्योंकि कम समय में उत्पादन के पास इतना समय नहीं होता उत्पादक के पास कि वह उत्पत्ति के सभी साधनों को समय के अनुसार परिवर्तित कर सके। और कम समय में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में यानी कम समय में कुछ उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे कि भूमि को परिवर्तित आप कम समय में नहीं कर सकते, किसी बिल्डिंग को आप कम समय परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किसी संगठन को, किसी प्रबंध को ऊंचा तकनीकी श्रम आदि की मात्रा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। तो स्थिर साधनों को जो भुगतान दिया जाता है उसे स्थिर लागत कहा जाता है, और स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होता है। स्थिर साधन के अतिरिक्त अल्पकाल में कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं। परिवर्तनशील साधनों की पूर्ति को आवश्यकता के अनुसार आप समायोजित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे ईंधन हुआ, ईंधन को आप बदल सकते हैं, परिवर्तनशील लागत है वो। बिजली को आप बदल सकते हैं, कच्चा माल, श्रमिक, ये सब आप बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्पकाल में कम समय में परिवर्तनशील साधन जो होते हैं उनकी उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, और परिवर्तनशील साधनों का
किया जाने वाला भुगतान परिवर्तनशील लागत कहलाता है। और स्थिर लागत उद्यमी को उत्पादन बंद होने की दशा में भी वहन करनी पड़ती है, जबकि अल्पकाल में उत्पादन बंद होने कर देने पर परिवर्तनशील लागतों को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। तो स्थिर लागतों को पूरक लागत तथा परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो स्थिर लागत और परिवर्तन लागत ये होती है। कुल उत्पादन लागत जो होता है उसमें अगर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ देंगे तो कुल उत्पादन लागत निकल आएगी। कुछ स्थिर लागत होते हैं जो एक प्रकार से स्थिर होते हैं, जैसे भूमि, बिल्डिंग, मशीन, ठीक है, कोई संगठन हो गया, कोई मैनेजमेंट पूरा हो गया, जो टेक्नोलॉजी है, वो सब आपकी क्या है, स्थिर लागत होती है, इकट्ठा लग जाती है। कुछ परिवर्तनशील लागत होती है जो समय समय पर आपके इसे ईंधन, बिजली, ठीक है, उत्पादन की मात्रा, ये सब जो होती है ये सब परिवर्तनशील लागत होती है, इनमें जो खर्चा होता है तो ये होती है। तो स्थिर और परिवर्तनशील लागतों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि दोनों प्रकार की लागतों का अंतर अल्पकाल में ही लागू होता है, कम समय में लागू होता है, दीर्घकाल में नहीं लागू होता, यानी ज़्यादा समय में आपको नहीं लागू करना, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। दूसरे स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर केवल इतना केवल मात्रा का अंतर है, ना कि किस्म का अंतर है, क्योंकि स्थिर लागतें एक समयावधि के संदर्भ में ही स्थिर रहती हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बताइए। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की बात की जाए तो सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता तो जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपयोग करता है तो उपयोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं। जैसे मान लेते कोई उपयोग करने की वस्तु है, उसको आप उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी जो अंतिम इकाई है या समाप्त होने की कगार जो होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है उसकी। और इसी अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जबकि कुल उपयोगिता की अगर बात की जाए तो कुल उपयोगिता जब उपभोक्ता किसी वस्तु की कई इकाइयों का उपयोग करता है तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है सीमांत उपयोगिता, उसी का कुल योग मिला करके जो होता है वही कुल उपयोगिता कहलाती है। कि भाई प्रथम इकाई में कितना उपयोग, मतलब कि कितना उपयोगी आपके लिए थी प्रथम इकाई जब उसका आप ग्रहण कर रहे थे, ठीक है। जैसे आप भोजन लगी है आपको, मतलब भूख लगी है, तो भोजन का अगर पहला निवाला आप खा रहे हैं, पहला कवर खा रहे हैं, तो उस समय आपका कितनी आवश्यकता थी और लास्ट वाला खाने में कितनी आवश्यकता है, तो उन सभी को जोड़ लें तो कुल उपयोगिता हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता क्या है? केवल और केवल लास्ट कवर जब भोजन का आप खा रहे हैं, खत्म होने को भोजन है और लास्ट वाला आप भोजन कवर खा रहे हैं, तो वो जो होता है आपका सीमांत उपयोगिता होती है। समझ में आई दोनों? तो ये दोनों होते हैं। अब संबंध दोनों में क्या है? सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। संबंध ये है, पहला संबंध ये है भाई, पहला संबंध है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो उसी क्रम में कुल उपयोगिता बढ़ती है। मतलब कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। दूसरी बात, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है। तीसरी बात, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, तब कुल उपयोगिता जो है वो भी घटने लगती है। क्लियर? तो ये इसका संबंध है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कई सारे तत्व हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो मांग की लोच को मैंने आपको समझा दिया था, मांग की लोच, ठीक है। मांग में जब कमी होती है, मांग में जब ज़्यादा होती है, मतलब कि काम मांग में जो लोच होती है उसको प्रभावित कई सारी चीज़ें करते हैं। मांग में बढ़ोतरी घटोतरी जो होती है वही मांग की लोच कहलाती है। तो मांग की लोच को प्रभावित करने के कई सारे तत्व हैं। पहला होता है वस्तु का क्वालिटी। अगर वस्तु की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया होगी, ठीक है, तो वो जो होगी किसी जो मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई वस्तु ज़्यादा क्वालिटी की है तो उसको आप उसकी कीमत जो होगी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी कीमत अगर कम होगी तो क्वालिटी कम हो जाएगी। यही सब चीज़ें तो ये भी प्रभावित, यानी वस्तु का क्वालिटी जो है वो प्रभावित करता है, मैटर करता है मांग की लोच में। दूसरा, वस्तु का प्रयोग, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती जिनका एक में अधिक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच अधिक बेलोच मतलब अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग करने, मतलब रोशनी करने के लिए, खाना बनाने तथा कमरे को गर्म करने, इन सभी के लिए किया जाता है। तो यदि बिजली की दरों में कमी आती है तो लोग बिजली का उपयोग कई प्रकार से करने लगेंगे। इसलिए दरों में कमी होने से बिजली की मांग जो होती है बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि बिजली की दरों में वृद्धि हो जाती है तो लोग बिजली की मांग में बहुत कमी कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त बिजली, मतलब यदि बिजली का उपयोग केवल रोशनी के लिए हो तब बिजली की मांग बेलोच होगी, क्योंकि बिजली की दरों में कमी होने पर
भी उसकी मांग इसलिए नहीं बढ़ाई जा सकती कि उसके अन्य प्रयोग संभव नहीं है। अगर उसके कई प्रयोग हैं तो उसकी जो एक प्रकार से प्रयोग करने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। अगर उसके एक ही प्रयोग है तो फिर दर वैसी रहेगी। ठीक है, तो ये है तीसरी बात, ये वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत का प्रभाव मांग की लोच पर बहुत पड़ता है। जैसे प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि मांग की लोच ऊंची कीमतों के संबंध में अधिक होती है, मध्य कीमतों के लिए पर्याप्त होती है, और जो जो कीमत घटती है त्यों त्यों मांग की लोच भी घटती जाती है। यदि कीमतें इतनी गिरें कि तृप्ति की सीमा आ जाए तो लोच धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ये बताया उन्होंने। ठीक है, चौथी बात ये संयुक्त मांग। ठीक है, क्योंकि कुछ वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग जो है साथ साथ की जाती है, ऐसी वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट का बल्ला और क्रिकेट की बॉल एक साथ खरीदती हो लोग, ऐसे मक्खन और डबल रोटी दोनों साथ में खरीदना पड़ता है, स्याही और पेन एक साथ खरीदना पड़ता है। तो ये सब वस्तुएं जो है संयुक्त मांग की ओर करती कि भाई आपको स्याही खरीदनी तो पेन आप जाहिर सी बात है खरीदेंगे, मक्खन ले रहे तो डबल रोटी आपको लेनी पड़ेगी, अगर क्रिकेट का बल्ला रहे तो आपको बॉल भी खरीदनी पड़ेगी, आप अगर बैडमिंटन ले रहे तो आपको चिड़िया खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे होती है। तो इन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत में कमी तथा दूसरी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बेलोचदार हो जाती है। ठीक है, पांचवी बात यह है कि धन के वितरण का प्रभाव मांग की लोच को प्रभावित करता है। धन के समाज में धन के वितरण की समानता होने पर मांग की लोच लोचदार और असमान वितरण पर मांग की लोच जो है बेलोचदार हो जाती है। छठी बात यह है कि आय का स्तर कैसा है, आय का स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। इसके अलावा समय का प्रभाव इस पर पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति के स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वस्तु के भावी उपयोग की संभावना कैसी है, ठीक है, वो भी, क्योंकि जिन वस्तुओं का उपयोग भविष्य के लिए टाला जा सकता है उन वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है, क्योंकि ये वस्तुएं उतनी आवश्यक नहीं होती हैं। परंतु जिन वस्तुओं के उपयोग को भविष्य के लिए नहीं टाला जा सकता है उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार हो जाती है, उनको लोग खूब खरीदते हैं। और लोच मतलब लोच माने होता है मांग में कमी होना, बेलोच का मतलब होता है मांग में बढ़ोतरी होना। समझ रहे हैं चीजों को, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये होता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, वस्तु के गुण, वस्तु के प्रयोग, वस्तु की कीमत, संयुक्त मांग, धन के वितरण का प्रभाव, आय स्तर, समय का प्रभाव, व्यक्ति के स्वभाव का प्रभाव, वस्तु के भावी उपयोग की संभावना, ये सब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चौथा प्रश्न है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या अंतर है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य क्या है? तो बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के अस्थायी संतुलन के द्वारा निर्धारित होता है। बाजार मूल्य दिन में कई बार परिवर्तित हो सकता है क्योंकि ये अस्थायी संतुलन होते हैं, ये बिगड़ते रहते हैं, कभी ज़्यादा हुआ मूल्य, कभी कम हुआ, तो बाजार मूल्य ये होता है। चूंकि अल्पकाल में अस्थायी, क्षणिक एवं संक्रांतिकालीन शक्तियां अधिक प्रभावशाली होती हैं, इसलिए बाजार मूल्य अधिक समय तक अस्थायी नहीं रह सकता है। यदि संतुलन बनते बिगड़ते रहते हैं तो बाजार मूल्य के प्रचलन की अवधि क्षणिक भी हो सकती है। और बाजार में वस्तु की पूर्ति उसके स्टॉक के ऊपर निर्भर होती है। अगर स्टॉक ज़्यादा है तो वो एक प्रकार से सस्ता मिलेगा, अगर स्टॉक कम हो गया तो वो चीज़ महंगी मिलने लगेगी। समय इतना कम रहता है कि पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। मूल्य के निर्धारण में पूर्ति पक्ष सक्रिय मतलब निष्क्रिय और मांग का पक्ष सक्रिय कार्य करता है। संक्षेप में बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। मांग बढ़ेगी तो दाम बढ़ेगा, मांग घटेगी दाम घटेगा। प्रतियोगिता की दशा में बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदैव दीर्घकालीन साम्य मूल्य अर्थात समान मूल्य की ओर बढ़ने की होती है। यानी कि मूल्य समान है, लेकिन आप देखते हैं कहते हैं ना कि जो मंडी होती है उसका भाव घटता बढ़ता रहता है, तो वही बाजार मूल्य होता है। ठीक है, सामान्य मूल्य क्या होता है? सामान्य मूल्य आपका दीर्घकालीन मूल्य होता है। ठीक है, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है और यह मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, इसीलिए यह मूल्य दीर्घकाल तक प्रचलित रहता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो पहला अंतर क्या हो गया कि बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है और सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। दूसरा अंतर, बाजार मूल्य वास्तव में किसी समय विशेष बाजार में प्रचलित होता है। सामान्य मूल्य में अमूर्तता रहती है, फिर भी इस मूल्य में इस दृष्टि से वास्तविकता है कि यह केंद्र मतलब एक केंद्र बिंदु की भांति होता है जिसके चारों ओर बाजार मूल्य घूमता रहता है। सामान्य मूल्य के सामान्य मूल्य से थोड़ा बहुत 10 रुपये ज़्यादा 10 रुपये कम पे पूरा बाजार मूल्य चलता रहता है, तो ये बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मांग की कीमत लोच की प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। मांग की कीमत लोच की प्रमुख श्रेणियां जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मांग की कीमत की प्रमुख श्रेणियों में कई श्रेणियां हैं। जैसे अगर बात की तो इसकी 5 श्रेणियां होती हैं। इसकी 5 श्रेणियां होती हैं।
मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियां है भैया? 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए पहली की अगर बात की जाए, देखिए पहला होता है इसकी प्रमुख श्रेणी मांग की कीमत लोच की सापेक्ष लोचदार मांग। तो इसमें मतलब क्या कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है, तो उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्ष लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी होती है आपकी सापेक्षता बेलोचदार मांग, यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है कि मांग में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कीमत बढ़े चाहे कीमत घटे, लोगों को वो चीज़ करनी, चूंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल की मांग में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए, घटोतरी हो जाए, तो लोग मोटरसाइकिल चलाना बंद नहीं करेंगे। लोग चूंकि उनका काम इसी से होता है, तो भाई ये इसका ये होती है मांग, मतलब सापेक्षता बेलोचदार मांग। ठीक है, तो कम अनुपातिक परिवर्तन होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, तो ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षता बेलोचदार मांग कहते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात इकाई लोचदार मांग होती है। तीसरी श्रेणी मांग की लोच की कीमत लोच की इकाई लोचदार मांग होती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, कि कीमत की मतलब की कीमत में घटोतरी या बढ़ोतरी हो जाए, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसी की मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। मतलब कि इकाई लोचदार मांग में इसे मान लेते हैं कि जैसे कि अ, एकदम बराबर परिवर्तन, जैसे कि मान लेते हैं अगर 10% जो है दाम में बढ़ोतरी हुई, तो 10% खरीदारी में बढ़ोतरी हो जाए, तो ये क्या होता है, ये आपकी होती है इकाई लोचदार मांग। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसी की मांग के अनुपात में परिवर्तन होता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यानी कि उसमें डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा पी। ठीक है, समझ रहे हैं। क्यू मतलब क्या होता है, जो मांग होती है आपकी, ठीक है, मांग होती है, पी माने एकदम से सप्लाई मान लीजिए, तो मतलब की सॉरी कीमत, प्राइस। ठीक है, प्राइस, और आपकी जो है इसकी ये क्या है, तो कीमत परिवर्तन क्या होगी, मांग में परिवर्तन, तो दोनों बराबर जब हो जाएंगी तो होती है इकाई लोचदार मांग। चौथा जो होता है आपका श्रेणी, वो होती है आपकी पूर्णता बेलोचदार मांग। पूर्णता बेलोचदार मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन ही ना हो। ठीक है, कोई परिवर्तन ना हो। सापेक्षता बेलोचदार मांग में क्या होता है, कुछ कम परिवर्तन होता है, ठीक, कुछ कम लोग करते हैं। लेकिन जब क्या हो कि मांग में परिवर्तन, चाहे चाहे दाम बढ़े चाहे घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मांग पर, तो ऐसी मांग को पूर्णता बेलोचदार मांग कहते हैं। समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है, डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर 0 हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, पी में। ठीक है, और पांचवी जो श्रेणी होती है कीमत लोच की मांग के, वो होती है पूर्णता लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर, मतलब कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, कीमत में परिवर्तन ही ना हो, मांग में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी ऐसी वस्तु की मांग पूर्णता लोचदार मांग कहा जाता है। और ऐसी मांग की दशा में वस्तु की अतिसूक्ष्म कीमत वृद्धि और मांग को शून्य कर देती है, और तथा कीमत में अतिसूक्ष्म काफी मतलब कमी मांग में इतना अधिक विस्तार कर देती कि कोई अन्य विक्रेता घटी हुई कीमत पर इस मांग को संतुष्ट नहीं कर पाता। व्यवहारिक और वास्तविक जीवन में वस्तुतः किसी वस्तु की मांग पूर्णता लोचदार मांग नहीं होती है, और पूर्णता लोचदार मांग की दशा में आप देखते हैं डेल्टा डेल्टा पी बटे पी बराबर 0 होता है। ठीक है, और पूर्णता बेलोचदार मांग में क्या होता है, डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर 0 होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां मैंने आपको समझाई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, छठा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न उपयोगिता से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताएं। उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता शब्द किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता की पूर्ति को व्यक्त करता है, और चाहे वस्तु व्यर्थ हो, हानिकारक हो या घातक क्यों ना हो, परंतु यदि वह किसी आर्थिक आवश्यकता को संतुष्टि करती है तो उसमें उपयोगिता होती है। ये शराब और सिगरेट जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ये सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हर जगह पे लिखा होता है। लेकिन लोग क्या इनका प्रयोग करना बंद कर देते हैं? नहीं करते। सभी लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। इसीलिए इनमें उपयोगिता है, क्योंकि ये उपयोगी वस्तुएं हैं। शराब की रिक्वायरमेंट होती है, सिगरेट की रिक्वायरमेंट लोगों को होती है, वो पीते हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता उनको कि ये कितना नुकसानदायक है, कितना खराब करती हैं सेहत को, उससे फर्क ही नहीं पड़ता उनको। तो इस प्रकार उपयोगिता व्यक्ति परक है, और उसमें
किसी प्रकार का नैतिक महत्व नहीं पाया जाता। उपयोगिता जो चीज़ जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो उसको खरीदेगा, उसको पिएगा, उसको करेगा। समाज तो सिगरेट, दारू को एकदम से बहिष्कृत करता है, वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति समाज का दारू पिए, लेकिन लोग पीते हैं। तो व्यक्तिगत रिक्वायरमेंट जो है वो उपयोगिता एक प्रकार से वो होती है, उसको समाज या नैतिकता प्रभावित नहीं कर पाती। दूसरे शब्दों में वस्तुओं के उस गुण को उपयोगिता कहते हैं जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। मनुष्य अगर चाह रहा है कि भाई हमको दारू पीना है, तो दारू पीगा, दारू वो पिएगा, तो उसकी उपयोगिता है दारू का पीना। ठीक है, तो वही उपयोगिता होती है उसकी, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि जो होती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। क्लियर? यानी जिससे उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, उसकी उसकी जो रिक्वायरमेंट है किसी मनुष्य की वो पूरी होती है, तो वही उसकी उपयोगिता होती है। क्लियर? प्रोफेसर जेबन्स कहते हैं कि उपयोगिता से हमारा अभिप्राय या हमारा आशय किसी वस्तु के उस अमूर्त गुण से है जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। रॉबिन्सन कहती हैं कि उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। उपयोगिता की क्या विशेषता है? पहली विशेषता ये कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है। दूसरी विशेषता दृष्टिकोण यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है। तीसरी विशेषता उपयोगिता का भौतिक रूप नहीं होता कोई। चौथी बात उपयोगिता वस्तु की आवश्यकता और तीव्रता पर डिपेंड करती है। इसके अलावा उपयोगिता पर नैतिक मूल्यों का प्रभाव भी बिल्कुल नहीं पड़ता। इसके अलावा उपयोगिता और संतुष्टि दोनों शब्दों का अर्थ समान नहीं है। इसके अलावा उपयोगिता का कल्याणकारी होना आवश्यक नहीं कि भाई जो उपयोगी हो वो आपके लिए कल्याणकारी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो, हानिकारक भी हो सकता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होता है आपका उपयोगिता। अगला प्रश्न 7वां नंबर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर होता है? पूर्ण प्रति पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर होता है? देखिए, पहला अंतर ये होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेताओं यानी खरीदारों और विक्रेताओं यानी कि बेचने वालों की संख्या बहुत कम मतलब बहुत अधिक होती है। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा खरीदार बहुत ज़्यादा बेचने वाले दोनों होते हैं। इसके विपरीत जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है उसमें क्या होता है? अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, खरीदारों की संख्या ज़्यादा होती है, विक्रेताओं की संख्या कम होती है। और इसके कारण से विक्रेता लोग जब कम होते हैं तो अपने हिसाब से दाम फिक्स कर लेते कभी-कभी, ठीक है? मतलब अपने हिसाब से दाम बेचते हैं, मतलब उसी पर रेट करते हैं, अपने हिसाब से रेट फिक्स करते हैं। दूसरी बात, पूर्ण प्रतियोगिता दूसरा अंतर ये कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु प्रमाणिक होती है, ठीक है? और प्रायः समगुणी होती है, सभी की वस्तुएं समान होती है, सभी की क्वालिटी समान होती है सभी दुकानों की। लेकिन दूसरी ओर अपूर्ण प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो अपूर्ण स्पर्धा में क्या होता है? ठीक है, अपूर्ण स्पर्धा में क्या होता है? वस्तुएं सामान्यतः अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न क्वालिटी की होती हैं। तीसरी बात, पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेता और विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके विपरीत अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु का मूल्य उत्पादक और विक्रेता के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा अंतर यह है कि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म यानी कि उद्योग की मांग रेखा अथवा औसत रेखा पूर्णतः लोचदार होती है। इसके विपरीत अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग रेखा और औसत आगम रेखा लोचदार होती है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कम लोचदार होती है। यह बाएं से दाएं ओर गिरती है। विक्रेता को अपना माल अधिक बेचने के लिए मूल्य घटाना पड़ता है। तो ये आपकी मतलब कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो इस तरीके से पांचवा अंतर यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में नई फर्म का प्रवेश तथा पुरानी फर्मों का बहिर्गमन सरल होता है। इसके विपरीत अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? यह कार्य बहुत कठिन होता है, इतना सरल नहीं होता है। अगला अंतर यह है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो क्रेता यानी खरीदार होते हैं और जो विक्रेता यानी बेचने वाले होते हैं उनको बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, जबकि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो ये कई अंतर मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 8वां प्रश्न है, आंतरिक और बाह्य बचतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक और बाह्य बचत क्या होती है, उनमें अंतर बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई, आंतरिक बचत और बाह्य बचत क्या होती हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है। आंतरिक बचत और बाह्य बचत क्या होती हैं? बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आंतरिक बचतों की अगर बात करें तो आंतरिक बचत क्या है और बाह्य बचत क्या है? आंतरिक बचतें जो होती हैं ये बचतें किसी फर्म विशेष के आकार में वृद्धि के कारण उत्पन्न करती हैं। फर्म माने कंपनी या उद्योग जो होता है वही। तो ये बचतें क्या करती हैं? आंतरिक बचतें किसी फर्म विशेष के आकार में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं, जबकि जो बाह्य बचतें होती हैं ये बचतें संपूर्ण उद्योग के आकार में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, दूसरी बात, पहला अंतर ये। दूसरा अंतर ये
कि जो आंतरिक बचतें होती हैं वो व्यक्तिगत फर्मों को प्राप्त होती हैं, जबकि जो सामूहिक बचतें होती हैं वो क्या करती हैं, सामूहिक रूप से उद्योग में लगी फर्मों को प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी बात, इन्हें मतलब आंतरिक बचतों को उत्पन्न करने में विशिष्टीकरण का प्रयोग विशेष मतलब महत्व होता है उसका। विशिष्टीकरण का विशेष महत्व होता है आंतरिक बचतों में, जबकि बाह्य बचतों में इन्हें उत्पन्न करने में स्थानीयकरण और विशिष्टीकरण का विशेष महत्व नहीं होता है। चौथा अंतर ये है, आंतरिक बचतें जो होती हैं उन बचतों के माध्यम से कोई फर्म विशेष ही लाभान्वित हो सकती है, जबकि बाह्य बचतों के माध्यम से संपूर्ण उद्योग में लिप्त फर्मों को सामूहिक रूप से लाभ पहुंचता है। इसके अलावा पांचवा अंतर ये है कि प्रायः जो आंतरिक बचतें होती हैं इन बचतों के उत्पन्न होने का कारण साधनों की अविभाज्यता और विशिष्टीकरण को माना जाता है, जबकि बाह्य बचतों की अगर बात की जाए तो बाह्य बचतें जो हैं उनके उत्पन्न होने का कारण स्थानीयकरण या केंद्रीकरण अथवा उद्योग में वृद्धि को माना जाता है। इस तरीके से कई अंतर हो गए। अगला अंतर आप लिख सकते हैं, आंतरिक बचतें जो होती हैं इन पर फर्म विशेष का नियंत्रण होता है, जबकि बाह्य बचतों पर फर्म विशेष का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये सब अंतर होते हैं इसमें। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला अंतर ये है कि आंतरिक बचतों के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि फर्म के आकार में वृद्धि करके कितनी बचत प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बाह्य बचतों के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस सीमा तक आत्मनिर्भर है। यह आंतरिक बचत और बाह्य बचत में अंतर हो गया। आगे देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको करने होंगे खंड सा से। खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल 2 प्रश्न के उत्तर करने हैं। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। 450 शब्द या फिर 5 शब्दों में आपको लिखना होता है। राम मनोहर लोहिया में 450 शब्दों में लिखना होता है, अन्य विश्वविद्यालय में 5 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, उदासीनता वक्र रेखा क्या है, इन मतलब उनकी विशेषताओं को बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उदासीनता वक्र रेखा के बारे में जो पूछा गया है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। अपनी सीरीज में, आपकी सीरीज में ये प्रश्न मिलेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न, डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो प्रश्न है, पैरेटो के नवीन कल्याणवादी विचार की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए और इसके क्या लाभ है मिश्रित अर्थव्यवस्था के, इसको बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, ये जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला प्रश्न, क्योंकि भारत जो है अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को अपने आप में समाहित करता है। ठीक है, कौन, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। और आप चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ठीक है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सम्मिश्रण होता है और पर्याप्त मात्रा में सरकारी हस्तक्षेप भी इसमें होता है, परंतु सरकारी हस्तक्षेप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से होता है। विस्तृत अर्थ में अगर देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर परोक्ष नियंत्रण रखा जाता है। संकुचित अर्थ में अगर देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है या ऐसी अवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ राज्य द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर इस परिभाषा को देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए संकुचित अर्थ ही उपयुक्त अधिक माना जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं इसमें। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ या हानि की अगर बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का महत्व है, क्यों महत्व है, चूँकि पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है इसमें। दूसरा, साधनों का कुशल प्रयोग और तीव्र आर्थिक विकास होता है इससे। इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आर्थिक समानताओं के लिए, मतलब समानताओं में कमी करने के लिए या कमी के लिए। इसके अलावा प्रशिक्षित व्यक्तियों के अधिकतम सहयोग के लिए। इसके अलावा पर्याप्त पूंजी प्राप्ति के लिए। इसके अलावा प्रशासन व्यवस्था के उपयुक्त संचालन के लिए। इसके अलावा पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों को दूर करने और गुणों को प्राप्त करने के लिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का महत्व या लाभ है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी, आप देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये भारत की जान रही है और भारत ने, आप देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ, जो अर्धविकसित राष्ट्रों में विकास करने की लहर से दौड़ पड़ी और अविकसित और अर्धविकसित देशों के सामने बहुत सी समस्याएं आई, उनमें पूंजी भी एक समस्या आई।
और दोनों के सहयोग और सम्मिश्रण से साधनों का उचित उपयोग हो सकेगा और देश में संभावित विकास हो सकेगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अपनाने से क्या हुआ कि बहुत सारी फ़ायदे हुए कि भाई सरकारी काम मतलब सरकारी हस्तक्षेप भी रहेगा और निजी स्वामित्व भी रहेगा, दोनों रहेंगे। इसकी आलोचना करी गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की। कैसे आलोचना हुई? इसकी आलोचना इस दृष्टि से हुई कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अत्यंत निर्बल नीति है जिसके अंतर्गत प्रगति करना असंभव होता है। दूसरी बात, पूंजीपतियों के प्रति सहानुभूति इसमें दिखाई जाती है। तीसरी बात, ये प्रतिक्रियावादी नीति इसमें अपनाई जाती है। चौथी बात है कि राष्ट्रीयकरण का भय इसमें लगातार रहता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की उपेक्षा होती है इसमें। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की कार्यक्षमता में कमी आती है। तो कुल मिलाकर के उपयुक्त आलोचनाएं जो मैंने आपको बताई अभी ये सत्य है, परंतु यदि उपयुक्त नीति नहीं अपनाई जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से लाभ उठाए जा सकते हैं। और इस तरीके से आपको बता दूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आज सबसे ज़बरदस्त अर्थव्यवस्था बनी हुई है और पूंजीवाद, समाजवाद का सह अस्तित्व होता है इसमें और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र सब इसमें शामिल होते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है आज एक रोल मॉडल बनी हुई है पूरे संसार के लिए, सभी देशों के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना, समझा। तो फिर आप देखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।